Welcome to Civil Service IS by Yasin Serve to Nation. जून को रशियन ओलिगार्क और वैगनर मर्सनरी ग्रुप के हेड येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन ने क्लेम किया कि रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने यूक्रेन में वैगनर के पोजीशंस को टारगेट करते हुए फायरिंग की है। वैगनर ग्रुप वही रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के ऑफेंसिव को स्प्रेड हेड करता आया है और ये लार्जली रशियन लॉ के बाहर ऑपरेट करती है। ये ग्रुप रशिया के लिए क्रूशल रहा है क्योंकि यूक्रेन में लड़ रही रशियन फौज के पास सफिशिएंट एडवांस वेपन्स नहीं है। ऊपर से इस इंटेंस वॉर में भारी तादाद में रशियन पर्सनल घायल और मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर सफिशिएंटली ट्रेंड नहीं थे और यूजुअली पुअरली आर्म्ड थे। ऐसे में वैगनर फोर्सेस रशिया के ग्राउंड ऑफेंसिव्स में काफी इंस्ट्रूमेंटल रही है। मई में इस फोर्स ने ईस्टर्न यूक्रेन के बखमुत शहर को 220 दिनों की लॉन्ग फाइटिंग के बाद अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसी बीच वैगनर ग्रुप और रशियन डिफेंस मिलिट्री के बीच टेंशंस एस्केलेट होने लगी। असल में प्रिगोजिन लगातार रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु और टॉप आर्मी जनरल वेलेरी गेरासिमोव को डायरेक्टली चैलेंज किया था। रशियन फोर्सेस पर उनके ग्रुप को टारगेट करने का इल्जाम लगाते हुए प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि वो रशियन डिफेंस ऑफिशियल से इस जंग को मिसहैंडल करने का बदला लेंगे। दरअसल यूक्रेन में वैगनर फोर्सेस ने ही सबसे हैवी फाइटिंग्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसके चलते इसी ग्रुप के सबसे ज्यादा जवान मारे गए। राइट विंग रशियन मिलिट्री ब्लॉगर्स में प्रिगोजिन अपने हार्ड नोज टैक्टिक्स और बैटलफील्ड में विजिबल सोशल मीडिया प्रेजेंस के चलते काफी पॉपुलर सपोर्ट एंजॉय करते हैं और शायद इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने ऐसा बोल्ड डिक्लेरेशन किया। इस अनाउंसमेंट के बाद 24 जून को वैगनर मर्सनरीज ने बॉर्डर गार्ड्स के मिनिमम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए रशिया में एंटर किया और रोस्टोव ऑन डॉन शहर के रशियन सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ मार्च करने लगे। लेकिन ये इवेंट ब्लडलेस नहीं था। कैजुअलिटी में 13 रशियन पायलट्स, 6 रशियन हेलीकॉप्टर्स और एक I-118 कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल थे। दूसरी तरफ कई वैगनर मर्सनरी कॉम्बेटेंट्स की भी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी मार्च को जारी रखा। पूरे सिनेरियो को देखते हुए सबको यही लग रहा था कि वैगनर मर्सनरी जल्द ही रशिया के दूसरे शहरों को टारगेट करते हुए मॉस्को तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि इन रिवोल्टिंग ट्रूप्स ने तब रिट्रीट किया जब बेलारूशियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रिगोजिन के बीच एक डील नेगोशिएट की। इस डील के तहत प्रिगोजिन को बेलारूस में एग्जाइल पे जाना पड़ा, लेकिन वैगनर फोर्सेस को किसी भी सीवियर पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा उस डील में कहा गया। इनफैक्ट प्रेसिडेंट स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव ने रशियन स्टेट बैक्ड मीडिया आउटलेट TASS को यह बताया कि अगर वैगनर ग्रुप के ट्रूप्स चाहें तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये म्यूटनी यूक्रेन में रशिया के मिलिट्री असॉल्ट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। अब भले ही पुतिन की रेजिम इस क्राइसिस को कितना भी स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश क्यों ना करे, ये समझना मुश्किल नहीं है कि रशिया जैसे एक ऑथोरिटेरियन स्टेट के लिए ये म्यूटनी उसके पावर और इनविंसिबिलिटी पे एक गहरा सवाल उठाती है। इनफैक्ट प्रिगोजिन की चेतावनी देना कि वो मॉस्को की लीडरशिप को ओवरथ्रो कर देगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि जनरली पुतिन और उनके एस्टैब्लिशमेंट को अपोज करना आसान नहीं रहा है। प्रिगोजिन के अनाउंसमेंट के थोड़ी देर बाद ही पुतिन ने अपने सिटीजन्स को एड्रेस करते हुए वैगनर ग्रुप के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगाया और ये भी कहा कि वो इस म्यूटनी को खत्म कर देंगे। इसके जवाब में भी प्रिगोजिन चुप नहीं बैठे और ये ऐलान कर दिया कि रशिया को जल्द ही एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। पुतिन के खिलाफ ऐसे चैलेंजेस के बाद भी रशिया का ये सॉफ्ट अप्रोच कहीं ना कहीं उसके इंटरनल वीकनेस को दर्शाती है। मिलिट्री और इकोनॉमिकली ये देश एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां कोई भी गलत कदम उसे एक लॉन्ग और डीप क्राइसिस की ओर ढकेल देगा। आज के इस वीडियो में हम रशिया की इसी वीकनेस की बात करेंगे और जानेंगे कि इस अटेम्प्टेड म्यूटनी का उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस दोस्तों यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में अभी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों रशियन एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के 24 घंटों ने पुतिन और रशियन एलीट को झंझोर कर रख दिया है। बीते कुछ दशकों में यह शायद रशियन एस्टैब्लिशमेंट द्वारा फेस किया गया सबसे बड़ा चैलेंज था। वैगनर की हेवली आर्म्ड मिलिट्री फोर्स मॉस्को के अंदर 200 किलोमीटर तक आ गई थी और ऐसा हिस्टोरिकली सिर्फ कुछ ही आर्मीज कर पाई हैं। अटलांटिक काउंसिल के एनालिस्ट का कहना है कि पुतिन और क्रिमिनल एस्टैब्लिशमेंट पे अब ये प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो पब्लिकली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करें, भले ही इंटरनली वो कितने भी वीक और डिवाइडेड हों। अटलांटिक काउंसिल के यूरेशिया सेंटर के सीनियर फेलो ब्रायन विटमोर का कहना है कि अगर प्रिगोजिन को इस रिबेलियन की भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ी तो पुतिन की रेजिम सीरियसली अंडरमाइन होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया में जब भी पॉलिटिकल चेंज हुआ है तब 3 फैक्टर्स हमेशा प्रेजेंट रहे हैं: रशियन एलिट्स में डिवीजन, डिससेटिस्फाइड पब्लिक और एब्सेंस ऑफ फियर।
इनफैक्ट इस पावर स्ट्रगल को देखते हुए टीएस लॉम्बार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल रिसर्च क्रिस्टोफर ग्रैनविल ने कहा कि अनसर्टेन है कि पुतिन 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं। प्रिगोजिन ऑलरेडी रशिया के एक सेक्शन के लिए नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट फिगर बन चुके हैं और इस वक्त ये कहा नहीं जा सकता कि उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं। भले ही पुतिन ने अपने आप को इस आर्म्ड रिबेलियन से बचा लिया, लेकिन इस क्राइसिस ने उनके पॉलिटिकल फ्यूचर पे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस शॉर्ट लिव्ड रिबेलियन ने यह साबित कर दिया कि रशियन गवर्नमेंट किस हद तक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जिन्हें वो एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। वैगनर ग्रुप पे ओवर डिपेंडेंस के चलते रशियन एस्टैब्लिशमेंट उन्हें इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए। इनफैक्ट प्रिगोजिन के ट्रूप्स अभी भी रशिया के बेस्ट ट्रेंड, ब्रूटल और मोटिवेटेड फोर्स हैं, जिसके बिना यूक्रेन में वॉर को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर फोर्सेस अपने रूल्स के मुताबिक ऑपरेट करते हैं। इस फोर्स में ना सिर्फ वेटरन फाइटर शामिल हैं, बल्कि प्रेजेंस से रिक्रूट किए गए कॉन्विक्ट्स भी हैं। ऐसे में रशियन मिलिट्री के लिए इन मर्सनरीज को फॉर्मल सर्विस में इंक्लूड करना चैलेंजिंग है और दूसरी तरफ इनके बिना यूक्रेन में ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी मुश्किल। यही नहीं, वैगनर ग्रुप का हाइब्रिड नेचर भी पुतिन के लिए अब तक काफी वैल्यूएबल साबित हुआ है। ये ग्रुप प्राइवेट भी है और पब्लिक भी, यानी एक प्राइवेट आर्मी होने के बावजूद इसकी ग्लोबल रीच काफी ज्यादा है, क्योंकि ये अफ्रीका जैसे रीजन्स में रशियन गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को अंजाम देता है और ऐसे इन्फ्लुएंशियल आर्मी को पुतिन इजली गिव अप नहीं कर सकते। ये दुविधा पुतिन रेजिम को भारी पड़ सकती है, क्योंकि रशियंस जनरली एक टफ लीडर प्रेफर करते हैं और ऐसे में कोई भी वीकनेस का साइन रशिया के इंटरनल टर्मोइल को इंटेंसिफाई कर सकता है। इनफैक्ट इतिहास के एग्जांपल्स को देखें तो रशिया और सोवियत लीडर्स जनरली कू अटेम्प्ट के बाद, चाहे वो फेल्ड ही क्यों ना हो, सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त 1991 में क्रेमलिन हार्डलाइनर्स के द्वारा किए गए रिवोल्ट को मिखाइल गोबरशेव ने अवॉइड तो कर दिया, लेकिन 5 महीने के अंदर उन्हें सोवियत लीडर की पोजीशन खोनी पड़ी। 2 साल बाद बोरिस येल्त्सिन ने रशियन पार्लियामेंट की तरफ टैंक्स को एम किया जब उनको बेदखल करने की खबर आई। भले ही उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी को सेव कर लिया, लेकिन इस थ्रेट के बाद उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और उनके हाथ से पावर भी खोने लगी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अल्टीमेटली पुतिन के फेवर में क्विट करना पड़ा। उस वक्त सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नेशनल प्राइड रिस्टोर करने के लिए हजारों रशियंस ने पुतिन को अपना हीरो मान लिया था, लेकिन आज वही पुतिन एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहां फोर्स्ड वायलेंस और कंट्रोल पे उनकी मोनोपोली नहीं रही। वैगनर ग्रुप को कंट्रोल ना कर पाने के चलते शायद अब कई रशियन ऑफिशियल्स जो इससे पहले अपना काम निकालने के लिए पुतिन को प्लीज किया करते थे, वो शायद अब एक दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखने लगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि थ्रेट चाहे जितना इंटेंस हो, पुतिन की रेजिम इतनी आसानी से भी कोलैप्स नहीं करने वाली, क्योंकि इस वक्त पुतिन का कोई फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल चैलेंजर नहीं है और प्रिगोजिन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्लीक हैं। हालांकि इस अटेम्प्टेड कू से रशिया के पावर ब्रोकर्स काफी इनकरेज हुए हैं कि वो अपने खुद के प्राइवेट मिलिट्री स्टार्ट करें, क्योंकि इस वक्त रशियन एस्टैब्लिशमेंट का इन ग्रुप्स पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ऐसे में रशियन रीजनल फैक्शंस और कॉर्पोरेट पेट्रोलियम एंटिटीज भी राइवल्स के खिलाफ अपनी मर्सनरी फोर्सेस को बिल्ड करना चाहेंगे। तो सब पॉलिटिकली इस अटेम्प्टेड कू का रशिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या रिजल्ट आएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट काफी प्रिडिक्टेबल रहा है। वैगनर ग्रुप के अटेम्प्टेड म्यूटनी के चलते रशिया के वीट प्राइसेस आसमान छू गए, उसकी करेंसी रूबल गिर गई और गैस प्राइसेस में राइज देखा गया। इस कू अटेम्प्ट के बाद रशियन बैंक के एक्सचेंज ऑफिसेज में रूबल रेट डॉलर और यूरो के मुकाबले 10% ड्रॉप हो गया और ये बीते 15 महीने में सबसे लोवेस्ट रहा है। एनर्जी मार्केट की बात करें तो इस अबॉर्टेड कू के बाद बेंचमार्क क्रूड ऑयल, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स दोनों में ही 1% का जंप देखा गया। 26 जून से ऑयल प्राइसेस रिकवर तो होने लगे, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि रशिया जैसे एनर्जी जाइंट का ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क में उलझ जाना ऑयल प्राइसेस को फिर से डीस्टेबलाइज कर सकता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि बिग ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में क्राइसिस के चलते शुरुआती 5 दिनों के अंदर ऑयल प्राइसेस ऑन एन एवरेज 8% बढ़ जाते हैं, भले ही ऑयल सप्लाईज का फ्लो इमीडिएटली इफेक्ट ना हो। 1990 में इराक ने जब कुवैत को इन्वेड किया था तब भी ऐसा ही हुआ था और 2022 में रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया तब भी ऐसा हुआ। भले ही रशिया के ऑयल प्रोडक्शन ने इमीडिएट हिट न झेला हो, लेकिन ये अनरेस्ट कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग फॉर्मर सोवियत कंट्रीज में स्पिल ओवर हो सकता है, जिससे ऑयल प्राइसेस स्पाइक करेंगे। ऑयल प्राइसेस के साथ ग्लोबल ग्रेन प्राइसेस के राइज होने के भी चांसेस हैं। वीट फ्यूचर में इंक्रीज के चलते प्राइसेस 29% मंथली गेन पे हैं। रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड्री बेलोसोव ने कहा कि प्रिगोजिन के अनाउंसमेंट के बाद रशिया के 15 रीजन्स में कैश की डिमांड 80% तक बढ़ गई। कू के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद रशिया में बैंक्स के बाहर लंबी लाइंस लग गई और ब्लैक सी के आसपास और रोस्टोव ऑन डॉन जैसे रीजन्स में सुपरमार्केट्स में लोग स्टॉक पाइल कलेक्ट करने के लिए उमड़ पड़े।
रशिया दुनिया की लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर्स में से एक है और रोस्टोव और दूसरे अफेक्टेड पोर्ट से जाने वाली सप्लाईज में किसी भी तरह का डिसरप्शन ग्लोबली ग्रेन क्राइसिस की सिचुएशन पैदा कर सकता है। रशिया में हुए इस सिविल अनरेस्ट ने यह भी साबित कर दिया कि रशिया की पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त कितनी फ्रेजाइल है और पोटेंशियल डोमेस्टिक अपहेवल के चलते रशियन सप्लाईज को मेजर रिस्क का सामना करना होगा। ब्लैक सी के साथ जुड़े सी ऑफ एजोव के पास रोस्टोव शहर सीबोर्न ऑयल के लिए रशिया का एक मेजर एक्सपोर्ट हब है और ऐसे में वैगनर ग्रुप का कोई भी फ्यूचर डिस्टर्बेंस इन एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। यही नहीं, लीबिया के साथ वैगनर का कनेक्शन रशिया के 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है, जिससे क्रेमलिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट के मुताबिक अगर हम इतिहास को देखें तो ये पता चलेगा कि रशिया के ऑयल सप्लाई में सिग्निफिकेंट और परसिस्टेंट डिक्लाइन किसी भी मेजर डोमेस्टिक सिविल कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस फेल्ड कू के बाद रशिया को एड्रेस करते हुए पुतिन ने अपने एड्रेस में 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन का जिक्र किया, जिससे ये पता चलता है कि डोमेस्टिक अपहेवल के सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि रशिया में बिजनेस कॉन्फिडेंस यूक्रेन पे इन्वेजन के इनिशियल डेज से भी बदतर हो सकता है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तब 2022 में रशिया के इकोनॉमिक आउटपुट से $44.5 बिलियन वाइप आउट हो गए थे। इससे पता चलता है कि सरप्राइजिंग का जो भी आउटकम हो, एक बात तो साफ है कि पुतिन की रेजिम में कुछ वीकनेस तो आई है। ऐसे में अपने काउंटरपार्ट्स के साथ मॉस्को का नेगोशिएटिंग पोजीशन भी कमजोर होता जाएगा। भले ही इस वक्त उनके साथ रशिया का ट्रेड बरकरार हो, लेकिन अपनी बार्गेनिंग पावर खोने से रशिया अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएगा जहां उसे मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की सेल पे लेस फेवरेबल टर्म्स एक्सेप्ट करने होंगे। ऑलरेडी रशिया टॉप 10 इकोनॉमीज की लिस्ट से बाहर आ चुका है, हालांकि वह अब भी ग्लोबल मार्केट्स को एनर्जी सप्लाई करने वाला मेजर पावर है। इनफैक्ट चाइना और इंडिया रशिया के दो इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, जिसके बदौलत वो वेस्टर्न सैंक्शंस को सरवाइव करता आया है। वैसे तो वेस्टर्न सैंक्शंस ने एनर्जी एक्सपोर्ट्स से रशिया को मिल रहे अर्निंग्स को इफेक्ट किया है, लेकिन वॉल्यूम टर्म्स में रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स यूक्रेन इन्वेजन से पहले लेवल्स तक रिबाउंड कर चुके हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंपैक्ट के अलावा भी वैगनर के इस एपिसोड का स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। दोस्तों 24 जून के डेवलपमेंट्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट ऑफ कोर्स यूक्रेन में 16 महीनों से चल रहे वॉर पे पड़ा। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के ऑफेंसिव ऑपरेशंस मोमेंटम गेन कर सकते हैं, लेकिन इस अटेम्प्टेड रिवॉल्ट का जियो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्राइसिस का एक मेजर असर अफ्रीका में रशियन पॉलिसी पे पड़ने वाला है। दरअसल ग्लोबल साउथ में यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड को चैलेंज करने के लिए रशिया अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने में लगा हुआ है और इसके लिए वो वैगनर ग्रुप को अपना सबसे इन्फ्लुएंशियल फॉरेन पॉलिसी टूल बना के रखता है। 2017 से यह ग्रुप कई अफ्रीकन कंट्रीज में ऑपरेट करता आया है, जहां उसके क्लाइंट्स मोस्टली रिबल ग्रुप्स और रेजिम्स होते हैं, जिनको वो रेस्क्यू कंसेशंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बदले सिक्योरिटी सर्विसेज और पैरामिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वैगनर ग्रुप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीएआर, लीबिया, माली और सूडान में सबसे एक्टिव है और ऐसे स्टेट्स की कॉलोनियल लेगेसीज और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण वेस्ट के साथ एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है। लेकिन अब इन अफ्रीकन स्टेट्स के लीडर्स पुतिन की रेजिम के साथ अपने कनेक्शंस को रिकंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं। रशियन मर्सनरीज के सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे रूलर्स के लिए अब वैगनर ग्रुप का पॉसिबल बैन उन्हें दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने पे मजबूर करेगा। वहीं रशिया के क्लोज अलाई चाइना की बात करें तो उसके भी इस कू को लेकर म्यूटेड रिस्पॉन्स रहे हैं। न तो चाइना रशिया के डिफेंस में सामने आया और ना ही चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग पुतिन के सपोर्ट में कुछ बोले। इनफैक्ट सीसीपी का माउथपीस पीपल्स डेली में वैगनर ग्रुप का इंसिडेंट बस फैक्चुअली पेज 3 में छापा गया, यानी इस इंसिडेंट को चाइना का वो अटेंशन नहीं मिला जितनी उम्मीद की जा रही थी। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कहा कि वैगनर ग्रुप का ये क्राइसिस रशिया का इंटरनल अफेयर है और उसके फ्रेंडली नेबर और कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते चाइना रशिया को नेशनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने में मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम चाइनीज रिस्पॉन्स, यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद कर रहे शी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट है, जो चाइना के स्ट्रेटेजिक मिसजजमेंट को दर्शाता है। जिस तरह इस अटेम्प्टेड कू ने रशियन एस्टैब्लिशमेंट को अंडरमाइन किया है, उससे दूसरी कंट्रीज के लिए रशिया पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, भले ही वो अपने कमर्शियल और मिलिट्री टाइज को ना तोड़े। रशिया का आइसोलेशन इस बात से साफ है कि उनका कोई भी पार्टनर उसे सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आए। इस इंसिडेंट से एक बात और भी साफ हुई कि अगर आगे चलकर फिर से ऐसा कुछ होता है तो रशिया के बड़े पार्टनर्स में से कौन उनकी मदद करने के लिए आगे आएगा, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। हालांकि इसके रियल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन और राय हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो